हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस क्लास में हम विलयन के प्रकारों के बारे में आगे की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको विलयन के प्रकार दो आधारों के आधार पर बता दिए थे। आज की इस क्लास में हम तीसरा आधार पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। बोर्ड के एग्ज़ाम में इस सारणी में से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत आसान सी सारणी है, आपको याद करनी है, समझनी है। तो देखिएगा, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आगे कुल 9 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा। नंबर 1, ठोस विलयन। ठोस विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो। नंबर 2, द्रव विलयन। द्रव विलयन या द्रवीय विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है। नंबर 3, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक गैस अवस्था में हो। तो विलायक की जो भौतिक प्रावस्था है वो तो ठोस, द्रव या गैस हो सकती है, लेकिन यदि हम बात करें विलय की, तो विलय जो है वो किसी एक पर्टिकुलर विलयन में तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। मेरा मतलब ये है कि ठोस विलयन में विलायक तो ठोस होगा, लेकिन विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसी तरीके से द्रव विलयन में विलायक तो हमेशा द्रव होगा, लेकिन विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और इसी प्रकार गैसीय विलयन के लिए भी ऐसा ही होता है कि विलायक हमेशा गैस होगा, लेकिन विलय तो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। चलिएगा, बात करते हैं अपन एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको बताऊंगा, ठोस का ठोस में विलयन। मतलब विलय ठोस है और विलायक भी क्या है, ठोस। और इस प्रकार के विलयन का जो उदाहरण है वो है मिश्र धातुएं। जैसे पीतल है कॉपर प्लस जिंक, कांसा है कॉपर प्लस टिन। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करेंगे द्रव के ठोस में विलयन की, यानी विलय द्रव है और विलायक क्या है, ठोस। और इसका एग्जाम्पल है Hg प्लस Na। सोडियम अमलगम भी इसको कहा जाता है। तीसरा, गैस का ठोस में विलयन, यानी हम किसी गैस को ठोस में घोल रहे हैं, अर्थात गैस ठोस के ऊपर क्या हो रही है, अधिशोषित हो रही है। और इसका एग्जाम्पल है पैलेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। हम बात कर रहे हैं अब द्रवीय विलयन की। द्रवीय विलयन में विलायक क्या होता है, द्रव होता है, लेकिन विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ठोस के द्रव में विलयन के एग्जाम्पल की। तो इसका उदाहरण है ग्लूकोज प्लस जल। ग्लूकोज ठोस है और जल क्या है, द्रव है। फिर हम बात करेंगे द्रव के द्रव में विलयन की, जैसे एथेनॉल प्लस जल। और फिर हम बात करेंगे गैस के द्रव में विलयन की, और इसका उदाहरण है ऑक्सीजन प्लस जल, यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो देखिएगा, तीनों एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से देख लिए, समझ लिए और पढ़ लिए। ठोस का द्रव में तो आसान सा है, जैसे चीनी को पानी में घोलते हो, यानी ग्लूकोज को जल में घोलते हो। द्रव को द्रव में, गैस को द्रव में। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन की यदि हम बात करें तो विलायक कौन सी अवस्था में है, गैस अवस्था में। उसके एग्जाम्पल्स हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ठोस का गैस में विलयन।
ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है कपूर प्लस नाइट्रोजन। फिर हम बात कर रहे हैं द्रव का गैस में विलयन और इसका उदाहरण है क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस। और फिर हम बात कर रहे हैं गैस में विलयन और इसका उदाहरण है O2 प्लस N2 गैस का मिश्रण। विलयन की सांद्रता, अगला टॉपिक है हमारा विलयन की सांद्रता। देखिएगा विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलायक अथवा विलयन में घुली हुई विलेय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में मान लिया एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, अर्थात विलायक या विलयन की एक निश्चित मात्रा है, उसमें आपने क्या घोल दिया, विलेय। तो जो आपने विलेय घोला उसकी आपेक्षिक जो मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता का मापन, सांद्रता का मापन करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। परिभाषा देखिएगा, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि मान लिया आपके पास 1 लीटर विलयन है और उस 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं, 5 मोल घुले हुए हैं। इसका मतलब उसकी मोलरता है 5 मोल प्रति लीटर। 2 मोल घुले हुए हैं, इसका मतलब है उसकी मोलरता है 2 मोल प्रति लीटर। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, M से। अब M का सूत्र हमें निकालना है, तो देखिएगा M बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। भाई हमें इकाई आयतन में मोलों की संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे, M बराबर विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। अब विलेय के मोल को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय की ग्राम में मात्रा को मैंने मान लिया WA और विलेय के आणविक द्रव्यमान को मैंने मान लिया MA। तो बताइएगा विलेय के मोल बराबर क्या होगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, यानी हम कह सकते हैं विलेय के मोल बराबर होगा WA बटा MA। अब हमें चाहिए विलयन का आयतन, और विलयन के आयतन को मैंने मान लिया V लीटर, उसको किस में लिया है मैंने, लीटर में। तो अब बताइएगा M का सूत्र क्या आएगा, M का सूत्र आएगा M बराबर WA बटा MA। ये तो क्या है, विलेय के मोल, और ये क्या है, विलयन का आयतन। तो विलेय के मोल को हम ऊपर लिखेंगे और विलयन के आयतन को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो बताइएगा WA बटा MA गुणा V लीटर, और यदि V लीटर की जगह VML लिखा जाए तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से। अब हम बात करेंगे सांद्रता की दूसरी इकाई, जिसका नाम है नार्मलता। नार्मलता और मोलरता में केवल एक ही शब्द का फर्क है। मोलरता में विलेय के मोल होते हैं और नार्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांक होते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की क्या कहा जाता है, नार्मलता, और इसको हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल N से। नार्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन, और आयतन किस में लिखना है बच्चों, लीटर में। विलेय के ग्राम तुल्यांक का सूत्र क्या होगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का
तुल्यांकी भार। जब हमने विलेय के मोल निकाले थे तो हमने विलेय की ग्राम में मात्रा में विलेय के आणविक द्रव्यमान का क्या दिया था, भाग। लेकिन ग्राम तुल्यांक निकालते समय ग्राम में मात्रा में किसका भाग देना है, तुल्यांकी भार का। विलेय की ग्राम में मात्रा को मैंने मान लिया WA और विलेय के तुल्यांकी भार को मैंने मान लिया EA। तो बताइएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक का सूत्र क्या हो गया, WA/EA। और विलयन के आयतन को हम V लीटर मान रहे हैं, तो कैपिटल N का सूत्र क्या हो जाएगा, WA/EA गुणा V लीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये किसका सूत्र है, नॉर्मलता का। यदि V लीटर की जगह V ml काम में लेऊँ तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से। तो नॉर्मलता का सूत्र आप देख पा रहे हैं, नॉर्मलता बराबर हो गया WA/EA गुणा V लीटर, या V ml लिखो तो ऊपर किससे गुणा करोगे, 1000 से। अब देखिएगा बच्चों, EA विलेय का जो तुल्यांकी भार होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम MA में VF का भाग देते हैं, जहाँ MA क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, जो मैंने आपको मोलरता में बता दिया था। और VF क्या है, संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक क्या होता है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले देखिएगा, नॉर्मलता बराबर WA/MA गुणा VML, ऊपर किससे गुणा, 1000 से, और यहाँ पे किससे गुणा कर दिया, VF से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने किसका मान पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने मान पुट कर दिया EA का, और EA बराबर क्या हो गया, MA/VF। VF को मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया। तो मुझे बताइएगा N का सूत्र आपके समझ में आ गया होगा। अब बताइएगा नॉर्मलता बराबर क्या हो गया, ये क्या है, ये मोलरता है, और ये क्या है, VF। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो गया, मोलरता गुणा VF। और VF यानी संयोजकता गुणांक का जो मान होता है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है। VF का जो मान होगा वो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मलता का मान है वो या तो मोलरता के बराबर होगा या मोलरता से क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिएगा VF क्या होता है, इसे हमें समझना है। तो VF होता है संयोजकता गुणांक। VF हम फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं अम्ल के लिए, क्षार के लिए और लवण के लिए। अम्ल के लिए VF होता है त्यागे जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या। अम्ल के लिए VF होता है कि वो अम्ल कितने H+ आयन त्याग सकता है, वो संख्या ही उसका क्या कहलाती है, VF। जैसे HCl का VF 1 है, H2SO4 का VF 2 है और HNO3 का VF 1 है। क्यों, क्योंकि HCl 1 प्रोटॉन का त्याग करता है, H2SO4 2 प्रोटॉन का त्याग करता है, और बच्चों HNO3 है ना, वो कितने प्रोटॉन का त्याग करता है, 1। तो किसी अम्ल अणु के द्वारा त्यागे जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या को हम उस अम्ल का क्या कहते हैं, संयोजकता गुणांक कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्षार का VF। क्षार का VF त्यागे जा सकने वाले OH- आयनों की संख्या। क्षार कौन से आयन रखता है, OH- आयन। तो किसी क्षार के द्वारा कितने OH- आयन त्यागे जा सकते हैं वो उसका क्या होता है, VF। जैसे NaOH का VF 1 है और BaOH का होल ट्वाइस का VF कितना है, 2 है। अब हम बात करते हैं लवण की। लवण का VF कैसे निकालते हैं, धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश के द्वारा। जैसे हम बात करें NaCl की, तो NaCl में Na पे कितना आवेश है, +1, Cl पे कितना है, -1। तो धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश का परिमाण यानी हम यहाँ पे प्लस माइनस हटा देते हैं, तो यहाँ पर NaCl का VF कितना है, 1, और AlCl3 का VF कितना है, AlCl3 में आप देखिएगा धनायन पर कितना आवेश है, +3, और ऋणायन पर कितना है, -3। Cl - Cl - Cl - 3 Cl है ना। तो यहाँ पर या तो आप धनायन या ऋणायन का कुल आवेश ले लो, लेकिन उसका परिमाण लेना है। परिमाण लेने का मतलब है आपको प्लस माइनस साइन हटा देना है।
तो AlCl3 का VF कितना हो गया, 3 हो गया। CaCl2 का VF कितना होगा, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम जो आयन है उस पर कितना आवेश होता है, +2। इसी प्रकार से आयन का VF भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो अभी इस चैप्टर में हमारे काम में नहीं आएगा। फिर भी देख लीजिएगा, आयन पर उपस्थित आवेश उसका क्या होता है, VF। जैसे कॉपर आयन का VF 2 होता है और एल्यूमिनियम आयन का VF 3 होता है। तो मुझे बताइएगा, नार्मलता और मोलरता में क्या संबंध आया, नार्मलता बराबर मोलरता गुणा VF। आप अपनी कॉपी में इन सब बातों को एक बार लिखिएगा ताकि आपको ये बातें और याद हो जाए। समझ में नहीं आए तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सांद्रता की तीसरी इकाई, जिसका नाम है मोललता। सांद्रता की तीसरी इकाई कौन सी है, मोललता। देखिएगा, मोललता क्या होती है, मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोललता कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मोलरता और मोललता में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है। वहाँ 1 लीटर विलयन की बात की जाती है, यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक की बात की जाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, मोललता कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसको स्मॉल m से दर्शाया जाता है। स्मॉल m बराबर होता है विलय के मोल बटा विलायक की किलोग्राम में मात्रा। सूत्र सही है, समझ में आया। क्योंकि प्रति किलोग्राम मोलों की संख्या चाहिए तो हम मोलों में किसका भाग दे देंगे, विलायक की मात्रा का। अब विलय के मोल का सूत्र तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि विलय का मोल का सूत्र क्या है, WA/MA। विलायक की किलोग्राम में मात्रा मैंने मान ली WB किलोग्राम। इस चैप्टर में आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैं विलय के लिए A शब्द काम में ले रहा हूँ और विलायक के लिए B शब्द काम में ले रहा हूँ। तो स्मॉल m बराबर हो गया WA/MA गुणा WB किलोग्राम। अब देखिएगा, WA/MA गुणा WB किलोग्राम मैंने लिखा, तो बताओ अगर मैं WB को ग्राम में लिखूँ तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। तो बताइएगा, ये सांद्रता की कौन सी इकाई हो गई, तीसरी इकाई हो गई, जिसका नाम क्या था, मोललता। और इसको मोल प्रति किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं इसको, मोल प्रति किलोग्राम में। जैसे हम यदि बात करें नार्मलता की, तो नार्मलता को किस में मापा जाएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में। और यदि हम मोलरता की बात करें तो इसको किस में मापा जाएगा, मोल प्रति लीटर में मापा जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब हमने मोलरता पढ़ी तो मोलरता में जो हमने सूत्र लिखा उसमें आयतन आ रहा था। और जो आयतन होता है ना बच्चों, वो ताप से परिवर्तित होता है। तापमान से परिवर्तित होने वाली भौतिक राशि है आयतन। इसलिए मोलरता तापमान से क्या होती है, प्रभावित होती है। मोलरता तापमान से क्या होती है, प्रभावित। यदि आप तापमान का मान बढ़ाते हो, तापमान बढ़ाओगे तो आयतन जो होगा ना वो बढ़ेगा। और मोलरता के सूत्र में आयतन कहाँ आता है, नीचे आता है। इसका मतलब आयतन में मोलरता में क्या आएगी, कमी आएगी। इसी प्रकार नॉर्मलता में भी यदि आप तापमान बढ़ाते हो तो आयतन बढ़ेगा और नॉर्मलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मोललता एक ऐसी इकाई है जो तापमान से क्या है, स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आयतन का जिक्र नहीं होता। जो मात्रा होती है ना वो कभी भी ताप से प्रभावित नहीं होती यदि वो किस में है, ग्राम किलोग्राम में है। चलिएगा, अब अपन बात करते हैं चौथी इकाई, जिसे क्या कहा जाता है, मोल अंश। और इसको किससे दर्शाते हैं, x से। मोल अंश क्या होता है इसे हमें समझना है। तो देखिएगा, मोलरता जो होती है वो संपूर्ण विलयन की निकलती है, नॉर्मलता जो होती है वो संपूर्ण विलयन की निकलती है, और मोललता जो होती है वो भी संपूर्ण विलयन की निकलती है। लेकिन मोल अंश जो होता है वो कभी भी संपूर्ण विलयन का नहीं निकलता, वो केवल किसी अवयव का निकाला जाता है। तो अवयव के जो मोल अंश होते हैं वो उस अवयव के मोलों का
उस विलयन में जो कुल मोल होते हैं उसके साथ क्या होता है, अनुपात होता है। तो अवयव के मोल अंश बराबर अवयव के मोल बटा कुल मोल। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक द्विअंकी विलयन है जिसमें दो अवयव हैं ए और बी। ए के मोल मान लिया मैंने Na और बी के मोल मान लिए Nb। तो बताओ ए के मोल अंश का सूत्र क्या होगा, मैंने बताया ना कि जिस अवयव के मोल अंश निकालने हो उसके मोल बटा कुल मोल। तो मुझे बताइएगा XA बराबर क्या हो गया, Na बटा Na प्लस Nb, और XB बराबर क्या आएगा, Nb बटा Na प्लस Nb। जिस अवयव के मोल अंश निकालने हो उसके मोलों में कुल मोलों का भाग देना है। कौन से कुल मोल, जो उस विलयन में उपस्थित हो। तो अब एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप XA और XB को आपस में जोड़ोगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। यानी हम कह सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का कुल योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। अब हम बात कर रहे हैं सांद्रता की अगली इकाई। अच्छा, एक बात और, ये जो मोल अंश होता है ना, ये भी तापमान से क्या होता है, अप्रभावित होता है। तापमान से क्या होता है, अप्रभावित। तो अभी तक 2 इकाइयाँ ऐसी आई जो तापमान से क्या थी, अप्रभावित थी। चलिएगा, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं प्रतिशतता की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिशतता। प्रतिशतता सांद्रता की अगली इकाई है, और ये प्रतिशतता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशतता और नंबर 2 आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, सुनिएगा। 100 ग्राम विलयन में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहा जाता है। मान लिया आपके पास एक 100 ग्राम विलयन है और उसमें 60 ग्राम मात्रा किसी विलेय की घुली हुई है, तो उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता 60% होगी। तो द्रव्यमान प्रतिशतता को ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र काम में लेंगे। परसेंटेज W/W से इसको दर्शाते हैं। परसेंटेज W/W बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा। विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। 100 से गुणा इसलिए किया क्योंकि प्रतिशतता में से किस में निकलती है, 100 में निकलती है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र आप अच्छे से याद कीजिएगा। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा। इसके बाद में जैसे एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल दे रखा है 10% ग्लूकोज का विलयन है। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज होगा और 90 ग्राम क्या होगा, जल। मैं से कहूँ 20% ग्लूकोज का विलयन है, W/W, तो 20 ग्राम ग्लूकोज होगा और 80 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। और विलयन टोटल कितना ग्राम होगा बच्चों, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलयन में बताओ कितने ग्राम ग्लूकोज हुआ, 10 ग्राम। सांद्रता की प्रतिशतता वाली दूसरी इकाई है आयतन प्रतिशतता। और आयतन प्रतिशतता वापस से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 आयतन प्रतिशतता, जिसको परसेंटेज V/V से दर्शाते हैं, और दूसरी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसको परसेंटेज W/V से दर्शाते हैं। हम बात कर रहे हैं आयतन प्रतिशतता की। तो देखिएगा 100 ml विलयन में गोला विलेय का ml में आयतन आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 ml विलयन में घुला हुआ विलेय का ml में आयतन क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशतता। तो बताइएगा परसेंटेज V/V बराबर हो जाएगा विलेय का ml में आयतन बटा विलयन का ml में आयतन गुणा किससे हो जाएगा बच्चों, 100 से हो जाएगा। तो ml बटा ml गुणा 100। ऊपर ml किसका, विलेय का, नीचे ml किसका, विलयन का, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को किससे दर्शाते हैं, परसेंटेज W/V से। 100 ml विलयन में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं, और इसको परसेंटेज W/V से दर्शाते हैं। और परसेंटेज W/V का सूत्र क्या होगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का आयतन गुणा 100। तो ये मैंने आपको सांद्रता की सारी इकाइयाँ
इस क्लास के अंदर पढ़ा दी जो आपके सिलेबस में थी। तो आप आज यहाँ तक पूरा पढ़िएगा और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर सॉल्व करवाऊँगा और बुक्स के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊँगा। इस वीडियो को आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि लॉकडाउन के अंदर जो बच्चे घर पे बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस वीडियो का अधिक से अधिक क्या प्राप्त हो सके, लाभ प्राप्त हो सके। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे विलेयता की। तब तक के लिए धन्यवाद।